Most respected principals are teachers, members of the Vivekananda Kendra, and friends. सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं स्वामी जी पर कुछ बोलूं। मैं कहीं से भी स्वामी जी पर कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, ना मैं दावा करता हूं ना हूं। मैं शुरू करने से पहले आप सबसे क्षमा भी चाहूंगा कि अगर मेरी भाषा में कोई त्रुटि हो, क्योंकि मूलतः आजीवन मैं अंग्रेजी पत्रकार रहा हूं और मूलतः दक्षिण भारत से हूं। तो अगर कोई मेरी भाषा में त्रुटि हो तो क्षमा जरूर करें। मित्रों, स्वामी जी के साथ जो एक मेरे लिए स्वामी जी एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं। आज से 27-28 साल पहले कॉलेज के जीवन में जब मेरे साथी लोग नेपोलियन हिल और डेल कार्नेगी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल जैसे किताब पढ़ते थे, तो मैं स्वामी जी की किताब पढ़ता था, वर्ल्ड ऑफ द नेशन। मुझे वो अच्छा लगा। मुझे लगा कि वो बहुत ज्यादा प्रेरणादायी है। बाकी जितने भी मोटिवेशनल, क्योंकि वो एक उम्र होता है जब आप मोटिवेशनल लिटरेचर बहुत पढ़ते हैं, और उस वक्त मुझे लगा कि वो जो बातें कर रहे हैं डेल कार्नेगी और नेपोलियन हिल और 50 और ऑथर्स जो आपको बताते हैं कि दोस्त कैसे बनाना है, दोस्त से कैसे फायदा लिया जा सकता है, मित्र से आप किस तरीके से कल्टीवेट करें, उनसे बिजनेस के कैसे रिलेशनशिप जोड़ें। तो यहां दूसरी तरफ मुझे यह बताया जा रहा था कि मैं समाज के लिए क्यों ना कुछ करूं, राष्ट्र के लिए कुछ क्यों ना करूं। मुझे बहुत आकर्षित, और आज भी मुझे याद है मेरे वो स्टडी टेबल में जो प्रिंसिपल साहब ने अभी जिक्र किया, एक सामने उस वक्त रामकृष्ण मठ में ये एल्यूमिनियम के शीट्स में बनते थे, स्वामी जी का एक चित्र के साथ जो है, और उसमें यही शब्द लिखे हुए थे, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। और वो हमेशा से जब भी एक यंग किसी भी व्यक्ति के जीवन में कई उतार चढ़ाव होते हैं, कॉलेज में, कभी खेलकूद में, कभी ड्रामेटिक्स में, कभी पढ़ाई में, कभी परिवार के अंदर, तो मैं सिर्फ उस मैसेज की तरफ देखता था और मुझे मेरे अंदर एक ऊर्जा जो है वो पैदा हो जाती। आज मैं स्वामी जी के बारे में बहुत ज्यादा, क्योंकि आज तो हम लोगों के टाइम में तो हमें लाइब्रेरी में जाना पड़ता था, आपको तो बस गूगल में जाना है, माउस क्लिक कीजिए, स्वामी जी के बारे में पूरा लिटरेचर आ जाएगा। अब मैं उसका प्रिंट आउट निकाल के आपके सामने सुनाऊं, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ बात यह करना चाहता हूं कि कितना सार्थक है स्वामी जी का जीवन आज हमारे लिए, आज उनका रेलेवेंस क्या है, व्हाट इज हिज रेलेवेंस टुडे। स्वामी जी ने, मैं अभी पिछले महीने बेलूर मठ में भी था, और मेरा जो फाउंडेशन है ग्लोबल फाउंडेशन फॉर सिविलाइजेशनल हार्मनी, जिसका अभी जिक्र किया था, यह ग्लोबल फाउंडेशन भी कहीं ना कहीं प्रेरित है स्वामी जी के विजन ऑफ ए यूनिवर्सल रिलीजन। उन्होंने एक बात कही थी, अभी जैन साहब ने बात किया ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका के बारे में। अगर आप बड़े सिंपली देखेंगे तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। कोई भी नेता चौराहे में खड़ा होता है, भाइयों और बहनों कहता है, उन्होंने अंग्रेजी में उसका अनुवाद कर दिया, लेकिन उसका मीनिंग बहुत काफी गहरा था, गहरा इस सेंस में था कि उस जमाने में आप एक टोटली एक विदेशी, जहां पहली बार उस पाश्चात्य सभ्यता का एक तरह से भेंट हो रहा था, परिचय हो रहा था। उन्होंने कभी हिंदू शब्द सुना नहीं था, सनातन धर्म सुना नहीं था, उनका पहली बार वो मुखातिब हो रहे थे एक ऐसे पूर्व से आए हुए एक प्रतिनिधि का, जिनका वेशभूषा बिल्कुल भिन्न था, भाषा भिन्न था, वो अंग्रेजी बोलते थे, वो बात अलग है, लेकिन जो पूरा दर्शन भिन्न था। वो व्यक्ति आपके सामने खड़ा हुआ है और पहली मुलाकात
आपको कह रहा है कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बिल्कुल अनजान, वो एक मुलाकात कोई दो लोग हम जान पहचान के हैं वो मुलाकात नहीं थी, वो दो सभ्यताओं की मुलाकात थी। दो क्या, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन तो कई सभ्यताओं की मुलाकात। और वहां रख के आप अपना परिचय दे रहे हैं, वहां से आप ये बता रहे हैं, पूरे विश्व के सामने आप ये संदेश रख रहे हैं कि हम उस आत्मीयता में कितना यकीन करते हैं जब हम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स करें। ये कोई नई बात स्वामी जी ने नहीं की, इस देश के संदेश को उन्होंने दिया है। हम बस में, आपने ध्यान दिया होगा, शायद ध्यान नहीं दिया होगा क्योंकि ये हमारे लिए नेचुरल आता है। हम बस में जब गाड़ी में ड्राइवर को कहते हैं बस रोकने के लिए, तो हम कहते हैं भैया गाड़ी जरा रोक देना। ऑटो वाले को भी कहते हैं भैया, रिक्शे वाले को भी कहते हैं भैया, भाई कहते हैं, बहन जी। कोई भी फ्रेंड हो, मित्र हो, थोड़ा उम्र में बड़े हो, या तो भाई साहब होते हैं या भाभी जी। रिश्ते बहुत जल्दी हम जोड़ देते हैं। हमारे लिए वो मिस्टर स्मिथ, मिस्टर जॉन वो नहीं है। वो ये मैसेज देना चाहते थे पूरे विश्व में कि ये जो हमारी सभ्यता है वो इंसान को, और सभ्यता मतलब ये पूरा भारतीय सभ्यता, हम इंसान को कितना तवज्जो देते हैं, उसमें जो एकता का जो संदेश है, हम हरेक में एक भाईचारा हमें नजर आता है, हमें अपना ही एक, हमारा ही एक हिस्सा नजर आता है हमारे सामने, तभी हम उसको भाई या बहन कहते हैं। वो एक संदेश था, वो सिंपल एक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उस पर उठ के लोगों ने ताली बजाया, उसकी तो चर्चा होती है, लेकिन वो नहीं था। तभी एक इमीडिएट राक्रोशमा बन गया, वहीं रखे कई लोग शिष्य बन गए उनके। वो इसलिए कि ये उनके लिए एक नई बात थी। उन्होंने कहा हमने तो ऐसी भाषा कभी सुनी नहीं। सुनते हैं, अपने भाई बहनों को बुलाते हैं, चर्च में ब्रदर होता है, चर्च में फादर भी होता है, पादरी होता है, तो फादर भी कहते हैं। लेकिन एक टोटली डिफरेंट सभ्यता का व्यक्ति आपसे सामने खड़ा हुआ है, आप नहीं जानते हैं, बिल्कुल अनजान, वो आपको कहता है भाई, तो उस वक्त उन्होंने एक बहुत बड़ा संदेश दिया। लेकिन यह संदेश सिर्फ वो पाश्चात्य के लोगों के लिए नहीं था। उन्होंने जब इस देश में भी बात कही तो सिर्फ एक, जिसे कहते हैं कि विदेशियों को यह बताना कि भाई हमारे संस्कार बड़े ये हैं, उन्होंने कई बार अपने देशवासियों को बार बार, मुझे तो कभी कभी ताज्जुब होता है कि उनको हम धार्मिक नेता क्यों कहते हैं। वो कोई धार्मिक नेता नहीं थे, उनसे सेकुलर तो कोई नेता ही नहीं था। नेता मैं राजनेता के सेंस में नहीं, एक लीडर के सेंस में। सेकुलर इन द सेंस की मैं कोई धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं करता। वो आप शायद यकीन, अब जब आप पढ़ेंगे उनके बारे में, तो उन्होंने कहा था कि आपको अगर इस देश के 33 कोटि देवी देवताओं पर भी यकीन है और अपने आप पर यकीन नहीं है तो बेकार है। ये उन्होंने बात कही। इससे ज्यादा एक स्टेटमेंट कैसे हो सकता है? जो व्यक्ति जिसके बारे में आमतौर पर आप जैसे ही वो वेशभूषा धारण कर लेते हैं, आप ये मानेंगे कि अरे ये तो अब संत है, सन्यासी है, भगवान की भाषा करेंगे। लेकिन वो जितना प्रैक्टिकल, प्रायोगिक बातें करते थे, एक सेंटेंस ने तो मुझे हिला दिया था उस उम्र में। उन्होंने कहा था कि यू विल रीच नियरर टू हेवन बाय प्लेइंग फुटबॉल रादर देन रीडिंग द गीता। आप फुटबॉल खेल के भगवान के करीब ज्यादा जा सकते हैं, उनका वो जो फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ पर उनका जो यकीन था। वो ये नहीं कहते थे कि आप बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, पूजा पाठ और उसमें बस लिप्त हो जाइए और कुछ नहीं करना है। कर्म पर उन्होंने जोर दिया, शारीरिक शक्ति पर उन्होंने जोर दिया। उनका कॉल था नर्व्स ऑफ स्टील एंड मसल्स ऑफ आयरन। दोनों, मस्तिष्क और आपका बाहु, इन दोनों पर। इसलिए उन्होंने कई बार जोर दिया था उस यूनिटी की बात जब करते हुए कि इंटेलेक्ट की बात करते थे, कि वेदांत का इंटेलेक्ट और इस्लाम का बॉडी, इसका उन्होंने जिक्र किया था। क्योंकि उस
उसमें जो ब्रदरहुड उन्होंने देखा और यहां जो उन्होंने इंटेलेक्चुअल एक्सपेंशन देखा, उन्होंने कहा ये दोनों जब मिलेंगे तभी पूरे विश्व में जो है आप अमन होगा और गुडविल होगा। और सभी, और उन्होंने जितना संदेश दिया को एग्जिस्टेंस के लिए, उन्होंने कहा कि जैसे नदी से हम अलग अलग बर्तनों से पानी भरते हैं, कोई गिलास से भरता है, कोई बाल्टी से भरता है, कोई लोटे से भरता है, कोई मग्गे से भरता है। जिस जिस उसमें आप पानी भरते हैं वो उसी रूप का हो जाता है, लेकिन अंततः वो पानी है। वही ईश्वर के साथ भी है। हम अलग अलग लोटों में भरते हैं, कोई क्रिश्चियन है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, हम अलग अलग लोटों में भरते हैं और सोचते हैं कि वो लोटे, हम ये भूल जाते हैं, हम अंदर के पानी को भूल जाते हैं, उस लोटे को सच मानने लग जाते हैं, उस मग्गे को सच मानने लगते हैं, उस बाल्टी को सच मानने लगते हैं। वो यूनिवर्सल रिलीजन की बात कर रहे थे। मित्रों, बहुत उस अपने जमाने के हिसाब से बहुत रेवोल्यूशनरी सोच रहा था, क्योंकि उनका यह कहना था कि आप सब तो अपने लिए जीते हैं। आज का रेलेवेंस में वो ये सब, और उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर मैं कहूं कि नहीं आप सब जो है संत बन जाइए, आप सब देश में बॉर्डर में चले जाइए, जरूरत ही नहीं। क्या जरूरत? देश सेवा का एकमात्र मतलब सब कुछ त्याग कर, त्यागी बनकर ही आप देश की सेवा कर सकते हैं, यह बिल्कुल गलत बात है। भोगी बनकर नहीं कर सकते। आप नागरिक, एक अच्छे नागरिक बनकर आप कर सकते हैं। मैं ये उम्मीद करूं कि मेरे पूरे, ये तो फिर भाषण हो जाएगा, तकरीर हो जाएगी, कि मैं ये कहूं कि आप सब जो है कल जाके सरहद पे खड़े हो जाइए। क्यों? सरहद में कोई जरूरत ही नहीं है इस वक्त आपकी, सरहद में ड्यूटी करने वाले लोग हैं। आप अपने क्षेत्र में आप भाग्यवान हैं, भाग्यशाली हैं कि आपके परिवार में इतना शक्ति है कि आज आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक महाविद्यालय में आप यहां भर्ती होकर आप यहां एक छात्र बने हैं। कितने इस देश में लोग हैं। हमें गर्व है अपने उपलब्धियों पर। दुनिया की सबसे तीसरी बड़ी फौज, सबसे तीसरी बड़ी साइंटिफिक पावर, न्यूक्लियर सब, स्पेस पावर, सब कुछ है, लेकिन 33% विश्व के गरीब, वो भी एक सच्चाई है वो इस देश में। विश्व में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे, वो भी मेरे देश की सच्चाई है। मैं उस सच्चाई से बिल्कुल आंख न मूंद, जैसे वो कबूतर होता है, कबूतर के बारे में कहता है वो कभी कभी जो है आंख मूंद लेती है कि बिल्ली नहीं है सामने, बिल्ली है। आंख मूंदने से बिल्ली नहीं चली जाएगी, बिल्ली आएगी खाएगी। हम इस बात को भूल रहे हैं। आप लोगों को लगेगा अरे मुझे इससे क्या मतलब है, मतलब क्योंकि आप भविष्य हैं, आपको सामना करना है। ये हम लोग तो 15-20 साल और रहेंगे, सामना आपको करना है। आज आप जानते हैं कि इस देश के आधे से ज्यादा प्रदेशों में नक्सलवाद किस तरीके से फैला हुआ है। वो एक ऐसा नासूर बनकर, एक ऐसा कैंसर बनकर फैलता जा रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी गहराई कहां तक है। फरीदाबाद, गाजियाबाद में लड़के पकड़े गए हैं, आपके दरवाजे में आके खटखटा रहे हैं। वो इसलिए कि ये जो अंधा दौड़ चल रहा है, जो क्रेडिट कार्ड इकोनॉमी चल रही है, आज प्लास्टिक इकोनॉमी, सब उधारी पर है। कार्ड दिखा दिया, खरीद लिया। नौजवान लड़के एक बार थोड़ी सी नौकरी चली जाती है, रोने लग जाते हैं। क्यों भाई, क्या हुआ? नौकरी तो गई है, क्या आपको क्या आ गई? कुछ तो तुमने बचा के रखा होगा। कहां बचाने की बात कर रहे हो? अरे मेरे कार्ड पेमेंट इतना बाकी है, लोन इतना लिया हुआ है, इतना लोन ले रखा है जो हमें समझ में नहीं आ रहा। वी हैव टर्न्ड इनटू ए
इकोनॉमी सब लोन पर है। मकान लोन पर, गाड़ी लोन पर, टीवी लोन पर, फ्रिज लोन पर, जिंदगी लोन पर है। ये इस चीज को हम भूल गए। तो ये जो प्रॉस्पेरिटी दिखाई दे रही है, संपन्नता, ये उधार की संपन्नता है। इस चीज का एहसास नहीं हो रहा है। क्या है? फोन कर रहे हैं, हर 15 मिनट में फोन आते हैं, आईसीआईसीआई से फोन कर रहे हैं, एचडीएफसी से फोन कर रहे हैं। कार्ड चाहिए आपको, जैसे आपको कुछ देना ही नहीं है, बस कार्ड लेना है और आपको स्वाइप करना है, जो मर्जी खरीद लीजिए। एक उधारी का इकोनॉमी, ये हमें मिला है पोस्ट लिबरलाइजेशन। आपको चिंता करना है इस बारे में। अगर रिसेशन जब हुआ था पूरे विश्व में, हमारे सरकार में भी कुछ लोग गर्व करते हैं कि हां हमारे वजह से जो है, देखो देश का रिसेशन का असर नहीं पड़ा, कम पड़ा, हिंदुस्तान पर कम पड़ा। वो किसी और वजह से नहीं है, क्योंकि आज भी ज्यादातर हमारी जो आबादी है वो जो पैसे थोड़े बचा के रखने की, घर में पूरा पैसा खत्म हो जाए, लेकिन घर की जो महिला है उन्होंने कुछ ना कुछ, जो सब्जी लेने जाते हुए, तरकारी लेने जाते हुए, घर के सामान लेने जाते हुए उन्होंने कुछ पैसे बचा के रखे थे, वो जरूर बचे रहते हैं कि घर में कोई इमरजेंसी आ जाए कल को, तो उस वक्त वो निकले। सोना, गोल्ड, उसको संभाल के रखा जाता है। बच्ची की शादी है, बहन की शादी है, संभाल के रखो। सेविंग्स का एक कॉन्सेप्ट है इस देश में। गरीब से गरीब भी जो है वो अपना एक गुल्लक में जो है 5 रुपए भी बचता है, वो जाके डाल देता है, ताकि कभी जरूरत पड़े तो उसको निकाले। अमेरिका ने सब उड़ा दिया, और जो उड़ाया वो भी बैंक का था। अब क्या हुआ? खुद तो लूट गए, बैंक भी लूट गया। रिसेशन में क्या हुआ? खुद लूट गए और बैंक भी लूट गया, किसी के पास कुछ भी नहीं रहा। वो हमारे कुछ वैल्यू सिस्टम्स थे जिन्होंने हमें बचा के रखा। वो कोई नीति नहीं है, लेकिन ये कब तक बचा रहेगा, सवाल ये है। क्योंकि हम उस वैल्यू सिस्टम से बिल्कुल हट रहे हैं, हमें चिंता ही नहीं है। मतलब मुझे कभी कभी, मैं भी एक पार्ट टाइम अध्यापक हूं। पिछले 15-20 वर्षों से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, माखनलाल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म वगैरह में मेरे रेगुलर कोर्सेस हैं। मैं पढ़ाता हूं। मैं पत्रकारों को कहता हूं आप पत्रकार बनिए, कामयाब पत्रकार बनिए, हमारी तरह मत बनिए। जब हम पत्रकार बने थे तब हमारे रिश्तेदारों ने नाता तोड़ दिया था, कह रहे कि अरे ये तो बर्बाद होने के लिए जा रहा था, पत्रकार बनेगा। पत्रकार मतलब था झोला, कोल्हापुरी चप्पल, किराए का मकान नहीं मिलता था हमें, शादी तो दूर की बात, नहीं मिलता था। कहते पत्रकार को मकान देंगे, क्योंकि पता नहीं था कि कैसे पैसे जो है महीने के एंड तक आएगा, क्या आएगा हाथ में। लेकिन आज बदल गया है, हर प्रोफेशन की तरफ वहां भी बदलाव है। अच्छे अच्छे गाड़ियों में लोग जाते हैं, अच्छे मकानों में रहते हैं। लेकिन क्या जनतंत्र के चौथे स्तंभ को चार्टर्ड अकाउंटेंट या लॉयर की तरह होना चाहिए? एक सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है, तभी तो आपको चौथा स्तंभ कहा गया है। किसी और को नहीं कहा गया है, आपको कहा गया है। वो इसी वजह से कि आपको समाज के प्रति संवेदनशील होना चाहिए ज्यादा। और मैं ये अपेक्षा करूंगा सभी से कि कम से कम जब आप राह से चल रहे हैं आपको पता तो हो कि मेरा जो सड़क में सो रहा है कंबल ओढ़ के, वो मेरा भाई है और कोई नहीं है। जब मैं मुंबई में 28 माला के मकान बनाऊंगा, उस पर हेलीकॉप्टर उतारूंगा, पत्नी को बर्थडे में जो है बोइंग का एयरक्राफ्ट दूंगा, आज वो मेरा रोल मॉडल बन जाता है। उसके नाम पर फिल्म बन जाते हैं, पता नहीं गुरु चेला पता नहीं क्या क्या। वो रोल मॉडल हमारे सामने, वो हमारे आदर्श दिखाए जाते हैं।
शेयर बाजार का उलटफेर करके, सारे घपलेबाजी करके, जिन्होंने देश में जो लोग कामयाब हुए हैं वो आज हमारे देश के सामने हीरो हैं। लेकिन देश के हीरोज का क्या? देश के हीरोज के बारे में कोई चर्चा नहीं होती। आज हम सिर्फ बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं? आज भी एक बार सैमुअल हंटिंगटन ने यूएस में अपने सेमिनल वर्क में उन्होंने कहा था, जिन्होंने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन लिखा था, उन्होंने कहा था कि अगर अमेरिका आज गिर रहा है तो उसका यह वजह है कि अमेरिका के पास अभी हीरोज नहीं है। हमने हीरोज किसको बना दिया? वही जो फिल्म में हीरो है, वो हमारा हीरो है। जो पार्टी में जो है मारधाड़ चलता है, पर्सनल पार्टीज में भी वो खबर बन जाती है कि किसने किसको मारा, वो हमारे हीरो हैं। या टाइगर बिस्कुट और हॉट मिल्क ड्रिंक्स जो है बेचने वाले जो हैं वो हमारे हीरो हैं। वो किसके लिए काम कर रहे हैं? क्या हीरोज नहीं रह गए इस देश में? है, सब अच्छे, कोई है अच्छा खिलाड़ी है, कोई अच्छा एक्टर है, कोई दो राय नहीं, अच्छे एक्टर हैं, वो अपने अच्छे प्रोफेशनल्स हैं अपने। लेकिन वो क्या देश के आइडियल बन सकते हैं क्या? देश का हीरो कौन होगा? सवाल वो है। वी आर इन अर्जेंट नीड ऑफ रोल मॉडल्स, नॉट बिकॉज वी डोंट हैव देम बट वी डोंट रिकॉग्नाइज देम। हम पहचान नहीं रहे हैं उनको, वो हमारे बीच में है, कई हमारे बीच में है। अभी कुछ दिन पहले ये लॉन्च हुआ इंडियन वॉर कॉमिक्स, और ये कैप्टन बाणा सिंह सियाचिन के हीरो हैं। इन्होंने अपने जिंदगी को दांव पे लगा के जो है देश का इज्जत आबरू उसको उन्होंने बचाया। इन पर एक कॉमिक रिलीज हुआ, कॉमिक। तो जिन्होंने ये कॉमिक निकाला वो एक फौजी हैं। मैंने उनसे पूछा कि आपने ये कॉमिक क्यों निकाला? उन्होंने कहा कि हम लोग जब बच्चे थे तो हम लोग अमर चित्र कथा पढ़ा करते थे। पता नहीं आप में से कितनों को कभी आप लोगों ने देखा भी है या नहीं, मैक्सिमम अध्यापक गण तो देखे ही हैं। उसमें हम पढ़ते थे अभिमन्यु के बारे में, अर्जुन के बारे में, कर्ण के बारे में, हनुमान के बारे में, गुरु गोविंद सिंह के बारे में, छत्रपति शिवाजी के बारे में। आज इतने साल बाद भी नए भारत में भी, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको हमें याद नहीं रखना चाहिए, लेकिन क्या हमारी आज की पीढ़ी उनके साथ अपने आप को जोड़ पा रही है या नहीं? शायद नहीं। उनको यह बताना है कि ऐसे हीरो तभी नहीं पैदा होते थे, हमेशा पैदा होते रहे हैं। यह इस देश का सौभाग्य रहा है, चाहे वो शहीद भगत सिंह ना हो, राजगुरु, जितने अनगिनत नाम, मैं अगर एक नाम लूंगा तो दूसरे नाम के साथ अन्याय कर रहा हूं, वो सब इस देश ने पैदा किए। और आज भी सियाचिन, कारगिल, मेजर उन्नीकृष्णन, संदीप उन्नीकृष्णन, जिन्होंने मुंबई में 26/11 में जो अपनी कुर्बानी दी जान की, ये हमारे हीरोज। आपकी तरह एम्बिशियस थे, महत्वाकांक्षी, फौज में जाना चाहते थे, अपना करियर बनाना चाहते थे, एनडीए में भर्ती हुए, कमांडो ट्रेनिंग लिया, और वो भी एक सुखी जीवन चाहते थे। अच्छा म्यूजिक बजाते थे, शौक था उनको, और ऑल गुड थिंग्स इन लाइफ। लेकिन जब वक्त आया तब वो उठ खड़े हुए कि अब मुझे फैसला करना है। और ज्यादातर ये जो शहीद होते हैं, ये शहीद होते हैं दूसरों की जान बचाते हुए, अपनी जान बचाते हुए नहीं। आप कभी भी पढ़िए, जब राष्ट्रपति भवन में जब या आपके जो कार्यक्रम होता है 26 जनवरी में, जब पढ़ा जाता है साइटेशन, तो आपने ध्यान दिया होगा कि वो यही बताते हैं कि उन्होंने जो साहस दिखाया, वो जो धैर्य दिखाया, वो अपने साथियों की जान को बचाते हुए,
कोई बुलेट खा के पड़ा हुआ है, उसको उठा रहे हैं, उसको छोड़ सकते थे, अपनी जान बचा के भाग सकते थे मेजर उन्नीकृष्णन भी। वो भी तो एक नौजवान था। और ये जो गोली चला रहा था वो भी तो नौजवान था, अजमल कसाब। तो ये नौजवान, हम जो कहते हैं कि हमारे पास करोड़ों नौजवान हैं, नौजवान हमारी शक्ति है, कैसा नौजवान? WTC को जिसने उड़ाया वो भी नौजवान। मुंबई में जिसने हमला किया वो भी नौजवान था। अपराधी जितने भी दिल्ली में अपराध कर रहे हैं उसमें ज्यादातर नौजवान हैं। मैंने नहीं सुना कि बहुत कम बच्चों के बारे में या बुजुर्गों के बारे में सुनता हूं, नौजवानों के बारे में ही सुनता हूं। हर तरफ के क्राइम्स उसमें इन्वॉल्व जवान हैं। आप जानते हैं कि लगभग इस वक्त पंजाब, जो हमेशा इस देश का बुलवार कर रहा है, आज पंजाब ड्रग एब्यूज के ग्रस्त में है। इतना ड्रग्स आ रहा है वहां कि अब तो राष्ट्रीय दल जो आज तक सोचते रहे ये तो हमारे फायदे में है, उनको खुद वो अलर्ट हो गए हैं, सब पहचानने लगे हैं उस खतरे को। छोटे स्कूल के बच्चे कुछ नहीं, मोटरसाइकिल में वो जो आता है उस चीज को तक सूंघ के नशे का ऐसा चल रहा है वहां, जो खतरा इतना बड़ा मंडरा रहा है। और ड्रग्स के साथ कई जुड़ते हुए, जब जैसे ही देखा कि जब सरहद पार के दुश्मनों ने देखा कि आतंकवाद से ये बर्बाद नहीं हुए, तो ड्रग्स का जो है खतरनाक सिलसिला शुरू हो गया। अब इनको बर्बाद करने का यही है कि इनके जवान पीढ़ी को जो है खत्म करना। आपको जागरूकता ही बात है, सबसे बड़ी बात। यही स्वामी जी ने भी कहा था। उन्होंने कहा, और अगर उनकी बात को हम मानते, मैं एक आध कोटेशन मैं उनका लेके आया हूं, आप जरूर इस पर ध्यान दें। So long as the millions live in hunger and ignorance, I hold every man a traitor who, having been educated at their expense, pays not the least heed to them. उन्होंने कहा देशद्रोही है, गद्दार है वो सब जो उन गरीब, अनपढ़, बेरोजगार हमारे जो भाई हैं उनकी तरफ हमारी नजरें जब जाती नहीं है। हमें सिर्फ दिखाई देता है मॉल, बड़े बड़े मॉल, लाइफस्टाइल, ट्रेंडी लाइफस्टाइल्स, मीडिया में जो दिखाई दे रहा है वही लाइफस्टाइल हमें दिखाई दे रहा है। हम वो जब देखते हैं तो हमें नीचे नहीं, हम देखते हैं नीचे की तरफ। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर आपने नहीं देखा तो वो मजबूर करेंगे आपको देखने के लिए, लेकिन वो बहुत अच्छी बात नहीं होगी। आज जब आपके मोहल्ले में चेन स्नैच हो रहे हैं, आज जब आपके जेब कट रहे हैं, आज छीना झपटी खुलेआम जब हो रहा है, तब आप कहेंगे अरे दिल्ली पुलिस जिम्मेदार है। पुलिस क्या, बड़े बड़े फौज नहीं रोक पाएगी। अगर ये सिलसिला, ये जो दरार है अमीरी और गरीबी के बीच में, इसको हमने नहीं रोका। इसके बीच में एक पुल बांधना जरूरी है। ये दरार की बात करी थी स्वामी जी, क्रांतिकारी नेता थे वो। उन्होंने कहा था कि आप इसको मत, उन्होंने धर्म की बातें नहीं की, ये तो आपका पिछले जन्म का कर्म है, उसी वजह से आज आप भुगत रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि आप ध्यान दीजिए उनकी तरफ, उनको साथ लेके चलिए। इंक्लूसिव डेवलपमेंट मॉडल जो आज इस देश को जरूरत है, आज हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। इंक्लूसिव डेवलपमेंट मॉडल का, मेरा डेवलपमेंट हो, सिर्फ मेरा परिवार का। और नतीजा क्या हो रहा है, आप बड़े बड़े अपार्टमेंट में रहते हैं, अपार्टमेंट के चारों तरफ झुकी झोपड़ी, और आए दिन चोरी, डकैती, अपराध बढ़ता जा रहा है, ड्रग एब्यूज। हम किस सोसाइटी की रचना कर रहे हैं, इस बारे में हमें सोचने की जरूरत है। यही है उनका रेलेवेंस। उनके तस्वीर रखने से उनका कोटेबल कोट्स बहुत है, बहुत अच्छे अच्छे कोट्स उन्होंने दिए हैं।
उसको दोहराने से नहीं होगा, उनके जीवन को देखना पड़ेगा, उनके जीवन से प्रेरणा लेनी पड़ेगी। और हमें यह सोचना है कि हम और कुछ नहीं, वो जो मेरा भी भाई है उसके बारे में भी थोड़ा सा चिंता करें, अपने बारे में सोचिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए, लेकिन वो भी आपका परिवार का हिस्सा है। तो हम हिंदुस्तान कहते हैं, हम जब खुश होते हैं, क्रिकेट मैच होता है तो हम जब तिरंगा लहराते हैं, खुश होते हैं, कूदते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, आतिशबाजियां करते हैं, ये हिंदुस्तान क्या है? वो जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो धरती है, सिर्फ वो धरती की बात कर रहे हैं या उसमें रहने वाला एक एक बाशिंदा, वो है हिंदुस्तान। उसके बगैर मेरा हिंदुस्तान क्या है? मुझे कहीं भी ले जाओ, वही तो मेरा सगा संबंधी है, वही तो मेरा सब कुछ है। अगर मुझे एक आइलैंड में डाल दे, सब कुछ दे दिया, मैं क्या करूंगा उस आइलैंड में? सारे ऐश और आराम दे दिए, लेकिन कोई नहीं है, कोई इंसान नहीं है, मैं अकेला हूं। किसके लिए? क्या उस बाशिंदे के लिए? वो भी मेरा भाई है। जिस भारत का मैं गर्व करता हूं, उसी भारत का वो भी एक नागरिक है, उसके हक के लिए भी लड़ूंगा। उसके लिए सड़क में उतरना जरूरी नहीं है। आप सिर्फ शाम का थोड़ा सा समय सर्व शिक्षा अभियान में आप थोड़ा सा समय दे दीजिए, थोड़ा सा नागरिकों के बीच में जागरूकता के लिए झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में चले जाइए। उत्तर प्रदेश में अभी 6 फेज बाकी है। लोगों को कहिए कि वोट कीजिए जाति पाति से उठकर, अपराधियों को वोट मत दीजिए। पिछली बार हम लोगों ने किया, उसका असर हुआ, अपराधी नहीं जीते। हमने हमारे जी टीवी के माध्यम से नो क्रिमिनल कैंपेन हमने शुरू किया था। आप वो कीजिए अपने बातचीत के दौरान। अरे सब कुछ ऐसे हताश हो गए, अरे ये देश कभी नहीं सुधरेगा। अरे आप लोगों में तो ये हताशा होनी नहीं चाहिए। आप तो जवान हैं, आप तो सब कुछ बदल रहे हैं। मुट्ठी भर नौजवान चाहिए, यही स्वामी जी ने कहा था। लेकिन किस तरह के? वो जवान का, आपका जो यौवन है, उसको हार्वेस्ट करना, सही रास्ते में वो जाए, वरना वो अजमल का साथ बन जाएगा। वो भी नौजवान है, आतंकवादी बन जाएगा, माओवादी बन जाएगा। वो सब जवान है। सृजनात्मक कार्य के लिए कैसे कंस्ट्रक्टिव वर्क किया जाए, उसके लिए आप किस तरीके से ये हो सकता है। किसी को शिक्षा दीजिए, किसी को ज्ञान दीजिए, किसी को प्राइवेट ट्यूशन दे दीजिए बगैर फीस लिए गरीब बच्चे को, उसका भविष्य सुधर जाएगा। आप अगर सर्दियों में कंबल दे दिया, आप मदद नहीं कर पाएंगे, स्वामी जी ने भी कहा है, उससे कोई मदद नहीं होगा। वो तो आप अपना पाप को धो रहे हैं। आपके कहीं ना कहीं अंदर गुनाह का फीलिंग है, गिल्ट का फीलिंग है। अरे मैंने पैसा वैसा कमा लिया, उससे भी पैसे मार लिए, इससे भी पैसे मार लिए, चलो एक बाप को कैसे धोऊं, 2 कंबल दे देता हूं और वहां जाके हिंदी में 100 रुपए डाल देता हूं। भगवान को भी ब्राइब कर दिया। ये हमें लगता है। ये मानसिकता से आपको हटना पड़ेगा। आप अपना प्रोफेशन में आप आगे बढ़िए, प्रोफेशन मत छोड़िए। पैसा बनाना कोई बुराई नहीं है, अगर सही मार्ग से आप पैसा बना रहे हैं कोई गलत नहीं। और वो अच्छे काम पर डालिए, अच्छे कार्य के लिए। रोल मॉडल्स अपनों में खुद जानने की कोशिश कीजिए। इस देश के नौजवानों में संदीप उन्नीकृष्णन जैसे, बाना सिंह जैसे, जिन्होंने देश पर जो है अपने जान की न्यौछावर की, और सिर्फ देश के लिए मरना ही नहीं है। ये भी एक अजीब बात है, देश के लिए मैं मरने के लिए तैयार हूं। अरे हमें, स्वामी जी कहते थे, हमें जरूरत है देश के लिए जीने वालों की। सब मरने की बात करेंगे तो फिर देश का क्या होगा, रहेगा। आप देश के लिए जीना है, मुझे कुछ करना है, समाज के लिए करना है, देश के लिए करना है, अपने मोहल्ले में, और कुछ नहीं। पत्थर पड़ा रहेगा और पेड़ से टहनियां टूट के आंधी के बाद पड़ी रहेगी, वो जब तक सफाई कर्मचारी नहीं आएगा वो कोई नहीं हटाएगा। अरे भाई तुम्हारे टायर भी पंचर हो सकती है, तुम्हारे जो अंकल जी आएंगे उनके भी टायर पंचर हो सकते हैं, हटा दो उसको। ये भावना
स्वतः करने की, किसी के कहने पर नहीं, अंदर से। हम हमेशा ड्यूटीज के लिए लड़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, ये भूल कर कि उसी संविधान ने फंडामेंटल राइट्स के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज का भी जिक्र किया था, लेकिन ड्यूटीज की कोई बात ही नहीं करता। हमारे अधिकार हमें दो, आपने अपने कर्तव्य किए नहीं किए, सवाल वो है। साथियों, कोई भी नया चीज आप करेंगे तो जाहिर है कि आपको रोकने का कोशिश जरूर होगा। स्वामी जी ने भी ये कहा था, कोई भी नई बात आप करेंगे। उन्होंने वाराणसी में एक घटना का जिक्र किया था, उन्होंने अपने किसी पुस्तक में, जहां वो एक बार जा रहे थे वाराणसी के। वो कह रहे थे कि वहां के जो बंदर होते हैं बड़े ही परेशान करते हैं। तो वो जा रहे थे, पीछे बंदर, वो जितने आगे दौड़ के जाए बंदर उतने ही तेजी से पीछे आए उन पर हमला करने के लिए। उन्होंने कहा कि एक स्टेज आया जब मैंने कह दिया कि बहुत भाग लिया, अरे मैं एक इंसान, मैं बंदर से भागू। कहते कि जब मैंने अपने अस्तित्व को पहचाना, मैं पलट के रुका, घूम के, और मैं जैसे ही रुका बंदर सारे भाग गए। आप अपने आप को पहचानो, सब आपके दुश्मन भाग जाएंगे। और दुश्मन मतलब मैं सिर्फ कोई शत्रु मुल्क की बात नहीं कर रहा हूं, दुश्मन मतलब समाज के दुश्मन, राष्ट्र के दुश्मन, वो सब भाग जाएंगे अगर आप उठ के खड़े हो जाओ। डट के खड़े रहिए, भागने से नहीं, डट के अगर आप खड़े रहेंगे तो। उन्होंने कहा था कि एवरी न्यू थिंग, व्हेनेवर यू टॉक और डू एनीथिंग न्यू, यू विल हैव टू पास थ्रू 3 स्टेजेस। उन्होंने कहा पहला है रिडिक्यूल, लोग मजाक उड़ाएंगे आपकी, कोई भी नई बात करेंगे, अरे क्या बात कर रहे हो, पागल आदमी क्या बात कर रहा है, ऐसी बातें कर रहा है, बावला हो गया है। जब वो देखेंगे कि आप डटे हुए हैं, फिर ये तो डट गया, तो रिडिक्यूल के बाद आता है ऑपोजिशन, विरोध। जब लोग आपका विरोध करेंगे हर तरह से, आपका चरित्र पर, आपके व्यक्ति पर, आपके शरीर पर, आपकी संपत्ति पर, चारों तरफ से हमला होगा, क्योंकि आप कोई नई बात कर रहे हैं, आपको रोकना चाहते हैं। लेकिन आप तब भी डट के रहेंगे तो स्वामी जी ने कहा है कि तीसरा स्टेज आता है एक्सेप्टेंस। जब वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे कि अब आपको कोई नहीं रोक सकता, नो पावर कैन स्टॉप द पावर ऑफ एन आइडिया व्हिच टाइम हैज कम। कोई नहीं रोक सकता। अरे मोहम्मद गद्दाफी नहीं रोक पाया, मिस्र के होस्नी मुबारक नहीं रोक पाया, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन डिटर्मिनेशन हो तब, सिर्फ मोटरसाइकिल में झंडे तिरंगा लहराने से क्रांति नहीं आती, उसके लिए पूरा डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है, करके ही वापस आऊंगा, करो या मरो, डू और डाई। वो चाहे अपना करना, सेट ए गोल फॉर योरसेल्फ, ये स्वामी जी ने कहा था। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस 1-2 कोट। टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, live on that idea. Let the brain, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea, and just leave every other idea alone. This is the way to success. सिर्फ एक ऑब्सेशन कि मैं छोड़ूंगा नहीं, बस ये मेरा आइडिया है। और उसमें लोग आइडियाज के बल पर लोग मुनाफा कमा रहे हैं भाई, और उससे सामाजिक परिवर्तन भी हो रहा है। कितने एनजीओ सेल्फ सस्टेनिंग हैं, गांव में जाकर छोटे छोटे काम कर कर
छोटे छोटे जरूरतों को पूरा कर कर। एक रिक्शा है, उसको मैकेनाइज कर लीजिए। अभी भी दुख हुआ जब मैं कलकत्ता गया तो वो इंसान जो है दूसरे इंसान को खींच के ले रहा है, आपने देखा होगा, बड़ा दुख होता है। टूरिस्ट उसमें बैठते हैं एंजॉय करने के लिए, क्या उसका कोई रास्ता नहीं निकल सकता? सुलभ शौचालय एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था, क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं निकल सकता? कभी आप लोग जरूर, मैं कहूंगा आप लोग अगर अफोर्ड कर सकते हैं, कभी मैं प्रिंसिपल साहब से भी कहूंगा, कभी किसी एनजीओ हम भी बात करेंगे, बच्चों को जरूर चित्रकूट जरूर भेजिए कभी उनके वेकेशन में 2-3 दिन के लिए। चित्रकूट में जो पूरा एक्सपेरिमेंट चला है, किस तरीके से जीवन आप बदल सकते हैं, गांव गांव को कैसे गांव गांव में खुशहाली ला सकते हैं, आप अपने गांव में भी खुशहाली ला सकते हैं सेल्फ रिलायंस के माध्यम से। आप कैसे कर सकते हैं, इस पर विचार कीजिए। जरूर बदल सकता है, सब कुछ बदल सकता है, लेकिन आप में कन्विक्शन हो तब तो। अगर आप पर ही विश्वास नहीं है, अपने आप पर, तो फिर दूसरा आप पर क्यों विश्वास करेगा? अगर आपको अपने आप पर, आप खुद डाउट पर है। मुझे याद है मेरे एक, हम लोग जब बेरोजगार हुआ करते थे तो गुरुद्वारा रकाबगंज साहब में और शीशगंज साहब में, वहां हम लोग जाते थे लंगर खाने दोपहर को। तो लंगर खाते हुए आइडियाज डिस्कस करते थे। क्या आइडिया थे? एक चाइनीज फूड का खोले, चाइनीज फूड। अरे नहीं 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 नहीं, चाट का ज्यादा चलता है, चाट में ज्यादा बिक्री है। ये आपको तय करना है, और उसी आइडियाज में किसी एक में टिके नहीं। अगर मैं टिक जाता तो शायद दिल्ली का सबसे मशहूर चाट वाला होगा। मुझे एक किस्सा याद आया। एक बार एक व्यक्ति को नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि उनके वालिद, उनके पिताजी जो मालिक थे, उनका देहांत हो गया। तो बेटे ने जितने भी नए लोग थे, मतलब जितने भी पुराने लोग थे, सबको निकाल दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे यहां ग्रेजुएशन कम से कम होगा, वही नौकर होगा, वही वेटर होगा, वही बेरा होगा। बहुत अमीर लोग, अब ये हकीकत है, रियलिटी। और ये व्यक्ति इवन 10वीं कक्षा इसने जो है पास नहीं किया था, इसको निकाल दिया। निकलने के बाद इसने एक छोटी सी दुकान खोली चाय की, क्योंकि बेरे का काम ही किया है जिंदगी भर, बावर्ची का काम किया है, तो उसने बावर्ची का वहां एक छोटा सा कैंटीन टाइप कुछ खोला। उसमें लगे रहे स्वामी जी ने जैसे कहा, एक आइडिया। और एक ऐसा वक्त आया जब उनका पूरा चेन ऑफ रेस्टोरेंट, चेन ऑफ होटल्स पूरे वेस्टर्न यूरोप में उनका स्थापित हुआ। तो एक इंटरव्यू हुआ जिसमें उनसे पूछा गया कि साहब, आप तो पढ़े लिखे नहीं हैं, आपने तो 10वीं भी नहीं पास किया, आपने इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया, जरा सोच के देखिए, अगर आप पढ़े लिखे होते तो आप क्या होते? कहने की बावर्ची। कहने अगर पढ़ा लिखा होता तो वो मुझे निकालता नहीं नौकरी से, और मैं वही उसको आज भी जो है चाय देता। पावर ऑफ एन आइडिया, गुड जिद। तो दोस्तों, एक और बात मैं कहूंगा, एंड वो है स्टैंड अप, बी बोल्ड, बी स्ट्रांग, टेक द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स एंड नो that you are the creator of your own destiny. All the strength and succor you want is within yourself. Therefore, make your own future. All the best.